सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नातिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम हो तो गई है और अब 28वीं आईनी तरमीम के चर्चे हैं और बहुत सारी वो बातें हैं और वो शिकें जो कि 27वीं आईनी तरमीम में थी और पीपल्स पार्टी को उनसे इख्तिलाफ था। अब जो खबरें सामने आ रही हैं या जो बातें सामने आ रही हैं, कुछ मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों के जो आर्टिकल्स हैं वो हमें बता रहे हैं और अदरवाइज़ भी शहर इक़्तिदार में बहुत सारी चिमगोइयाँ भी हो रही होती हैं। अब मामला ये है कि जो 27वीं आईनी तरमीम थी वो उजरत में हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेसिकली जो अक़वाम मुत्तहिदा के अपने जो हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ ने भी उसको उजरत का शिकार कहा और उसकी वजह से जो उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या आने वाले दिनों में उसके जो नुक़ाइस हैं उनकी भी उन्होंने निशानदेही की कुछ चीज़ों पर। लेकिन उसके अलावा अब 28वीं आईनी तरमीम में जो बातें हो रही हैं, जो कि 27वीं में पीपल्स पार्टी एक क्रेडिट लेती है कि उन्होंने वो निकलवा दी। अब ये कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी को एक बड़ा सख्त किस्म का, चाहे हम सख्त ना भी कहें, एक नरम ही कह देते हैं, एक मैसेज दे दिया गया है कि जी बस बहुत हो गया। क्या मैसेज मिला है इस किस्म का? 28वीं तरमीम में अगर सूबों की बात हो जाती है, NFC अवार्ड के कट की बात हो जाती है, MQM का देरीना मुतालबा 140 आर्टिकल उसकी बात हो जाती है, अगर इन सब चीज़ों पे बातें होती हैं और जो रिवर्स वाली बात थी कुछ मिनिस्ट्रीज़ की जो कि 18th अमेंडमेंट में हुई थी, तो पीपल्स पार्टी उस वक्त उसका क्या स्टांस होगा और पीपल्स पार्टी किधर खड़ी होगी? क्या वो इसमें हुकूमत के साथ होगी या जाके अपोजिशन बेंचेस में बैठेगी? हमारे साथ मौजूद है शर्जील इनाम मेमन, सिंध के सीनियर मिनिस्टर हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट। अस्सलाम वालेकुम शर्जील इनाम मेमन साहब। बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब आपकी बात का, आपके टाइम का। बेसिकली जानना ये चाह रही थी कि शहर इक़्तिदार में बातें हो रही हैं कि जी जो 27वीं आईनी तरमीम आप कहते हैं हमने ये भी निकलवा दिया, ये भी निकलवा दिया, ये भी निकलवा दिया, जो निकलवा दिया वो अब 28वीं आईनी तरमीम में आने जा रहा है और पीपल्स पार्टी को मैसेज दे दिया गया है कि इसमें किसी किस्म का रखना नहीं डालना। कोई मैसेजिंग हुई है आपकी तरफ? जी, तो जहाँ पे कंसेंसस हो गया था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया वफाकी हुकूमत को कि जी इन 2-3 नुकात पे हमारा कंसेंसस हुआ है, जिन पे रिजर्वेशंस थी वफाकी हुकूमत को बता दिया कि जी ये हमारी रिजर्वेशंस है। तो ये तरीका कार था 27वीं आईनी तरमीम का। जहाँ तक 28वीं आईनी तरमीम की बात है, अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है कि जी सिर्फ टीवी मीडिया पे मैंने जरूर सुना है, लेकिन कोई वफाकी हुकूमत से किसी भी किस्म का कोई राब्ता हुआ हो, ना ही वफाकी हुकूमत ने कोई राब्ता किया। जब राब्ता होगा तो जो पहले प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था उसी तरीके से प्रोसीजर इस बार भी मेरे ख्याल से अडॉप्ट होगा। हाँ। लीडरशिप से राब्ता होगा और लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी का ये एक बड़ी हिस्ट्री भी रही है कि पीपल्स पार्टी की फौरी CC कॉल की जाती है, वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन दो चीज़ें, एक तो आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास अभी तक कुछ नहीं, हम टेलीविज़न से सुन रहे हैं, तो मामला तो 27वीं आईनी तरमीम का भी यही था। 12-10 दिन पहले तो 3 दिन पहले तो जो वफाकी वुज़रा है ना उनको भी नहीं पता था। एहसन इकबाल साहब वसीम बदामी के शो में बैठ के कह रहे थे कि नहीं इस पे तो अभी ड्राफ्ट पे काम ही शुरू नहीं हुआ। बैरिस्टर अकील साहब भी 3 दिन पहले यही कह रहे थे कि नहीं जी जब होगी तो बताएंगे, उस होगी तो पता चलेगा। तो मसला ये है कि बातें तो टीवी से ही शुरू होती हैं, आप लोगों को तो खुद एंड मौके पे पता चलती हैं। इवन जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला था वो भी आपको पता है कितने ड्राफ्ट से किसी को कुछ मिल रहा था। आज़म नज़ीर तारड़ तो ये भी कहते हुए पाए गए कि अभी हमारे पास नहीं है, हम देते हैं, या इसार डार साहब भी। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह हैं, अभी जब हो जाएगा तो फिर अचानक आपको मिल भी जाएगा। बट द पॉइंट इज़ कि जो चीज़ें 27वीं आईनी तरमीम में थी और आप लोगों ने उस पे कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ, आप लोगों ने उनको कटवाया, अब वो 28वीं आईनी तरमीम में डेफिनेटली आएंगी, ये खबर है। और यहाँ पर ये बातें हो रही हैं, बहुत सारे ज़राए से हो रही हैं, आपको भी यकीनन पता चल जाएगी। उस पर आपका स्टांस क्या होगा? अगर कहते हैं तो मैं 1 बाय 1 कर लेती हूँ, वरना पहले आप NFC पे बात कर लें। आपने 27वीं पे जो मिसालें दी ना, आपने एहसन इकबाल साहब की मिसाल दी है किसी और की, उनका ताल्लुक हमारी पार्टी से नहीं है। मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ और मेरी पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि जैसे ही प्रेसिडेंट साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने राब्ता किया और चेयरमैन साहब से प्रेसिडेंट साहब से मुश्तरका मुलाकात की और मुलाकात दिए गए, तो उसी वक्त
चेयरमैन साहब ने वो सारे नुकात पूरे ना सिर्फ किसी पार्टी के अंदर, साथ पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने खोल के रख दिए कि ये नुकात जो है उस पे आईनी तरमीम लाने जा रही है PMLN, और उन्होंने हमसे रब्ता किया है। तो मैं वही बात हूँ, जब अगर 28वीं आईनी तरमीम पे भी जब इनका अगर कोई है ड्राफ्ट, अभी मुझे नहीं पता है कोई ड्राफ्ट अभी तो ना भी हो जी लेना मेमन साहब, छोड़ दें 28वीं आईनी तरमीम को एक तरफ रख देते हैं। 27वीं आईनी तरमीम में NFC पे कट वाली बात थी, ठीक है, उस पर कट लगेगा, उसको दोबारा से रिकंसिडर किया जाएगा। क्या एतराज़ था आपको, क्यों निकलवाया? देख लिया ना, पीपल्स पार्टी एतराज़ थे। अब मैं उसको वजह भी बता देता हूँ आपको। हाँ, क्या था वो बता रहा हूँ। देखिए बात सुनिए, जब 7th NFC अवार्ड आया था ना, तो NFC अवार्ड आने के बाद जो है हमारे 18वीं आईनी तरमीम आई, और 18वीं आईनी तरमीम में डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट के डिवॉल्व हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। बिल्कुल ठीक है। जब फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट डिवॉल्व हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे बर्डन ज्यादा बढ़े। जब एक महकमा पहले वफाक चला रहा था, अब वो महकमा सूबे चला रहे थे, तो हमारी जो डिमांड थी कि सूबों का शेयर पहले से बढ़ाया जाए ताकि सूबों का शेयर बढ़े और हम उन महकमों को ठीक कर सके। और फिर आपने देखा कि खैर वो तो नहीं बढ़े, जो शेयर नहीं बढ़े, वो जो लास्ट NFC अवार्ड वाली रहे। उसके बावजूद हेल्थ सेक्टर में जो जिस तरीके से एक तारीखी जो एक मैं समझता हूँ कि जो एक बेहतरी आई, जो पूरे पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन सेहत की सहूलियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दे रही है, ये सारा आपको डिवॉल्व होने के बाद के ही इशू है। तो आप ये बोल रहे हैं कि जी एतराज़ का एतराज़ ये है कि जी हमारे पास सूबों के पास जो वसाइल होते हैं, और उस वसाइल में हमें पूरे सूबे के हर गरीब को, अमीर को, हर रिमोट एरिया को, हर तरक्की याफ्ता इलाके को, हर एरिया को हमें साथ कैटर करना है। और जाहिर है सारा काम सूबों का ही है, क्योंकि आबादी आपकी यहीं पे ही होती है। थरकोल का प्रोजेक्ट है, थरकोल है जो पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है, और बिजली डायरेक्ट हुकूमत सिंध के पास नहीं आ रही, डायरेक्ट वफाकी हुकूमत के पास जा रही है ग्रिड के थ्रू। उसमें बिलियंस ऑफ रुपीस हुकूमत सिंध ने खर्च किए थर पार के कोयले को निकालने के लिए। इसमें तो हमें वफाक कि उसमें नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि हमें कौन सी चीज अपने मुल्क के लिए करनी है। इसी तरह मैं भी बताऊं, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सूबे की बात नहीं कर रहा, किसी शहर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा गरीबों के लिए मुफ्त में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, 21 लाख अफराद के लिए घर बनाए जा रहे हैं जो कि सैलाब मुतासिरीन थे, जिनके पास ना जमीन थी, ना छत थी, ना घर था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना रही है। तो ये सारे पैसे वहां जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सूबों को मजीद आप इस तरीके से मुआशी तौर पे, माली तौर पे आप मजबूत करें, और अगर आप सूबों को मजबूत करेंगी तो इस तरीके से के रिलीफ पब्लिक को मिल सकेंगे। अच्छा, अब मामला क्या है? मामला ये है कि जो दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि सूबे तो मजबूत हो रहे हैं, आप तो मजबूत हो रहे हैं, वफाक कमज़ोर हो रहा है। जो मेजर कट है, जो मेजर शेयर है, वो चला जाता है सूबों को। जो कर्जे वापस करने होते हैं वो वफाक को वापस करने होते हैं। जो बजट एलोकेट करने होते हैं, चाहे डिफेंस के हो, दीगर हो, वो वफाक को करने होते हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट्स इवन सूबों में भी लगा रहा है वो वफाक लगा रहा है। तो वफाक को आपने कमज़ोर कर दिया, सूबों को आपने अर्ज करूं ये किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी आप लोगों को। अच्छा, कि जो सूबे कर्ज लेते हैं उसके जो है वापसी भी सूबे ही करते हैं, वफाक नहीं करती है। वफाक जो कर्ज लेता है ना, जब आपको पता है कि जो आपका जो बजट में जो आपका ट्रस्ट डेफिसिट भी होता है, जो बजट आपका पूरा नहीं हो रहा होता है, आप फिर कर्जे ले रहे होते हैं, फिर उसको पूरा कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो बजट जो कर्जे हैं वो वफाक अदा कर रहा होता है। सूबे तो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जो ले रहे हैं वो कर रहे होते हैं। चले इस बहस से भी आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके ही सूबे में मियां आमिर महमूद साहब बड़े एक्टिव हुए हैं और वो नए सूबों की बात कर रहे हैं। अभी सिंध में उन्होंने एक बड़ी सिविल सोसाइटीज़ के साथ उन्होंने एक मुकालमा किया, उनको बिठाया। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रही थी तो आपने कहा कि जी जिनको सूबे बनाने का शौक़ है वो शौक़ पूरा कर लें और हो सकता है बन जाए। तो आप तो पीपल्स पार्टी तो साउथ पंजाब को भी एक सूबा बनाने के बड़े आपका मंशूर का भी हिस्सा है, बड़े आगे बढ़कर बात करती है। तो इसका मतलब है आप अग्री करते हैं कि मज़ीद सूबे बनने चाहिए? देखिए, मैं आपको जवाब दे दूं, सूबों को बनाने का एक तरीक़ाकार आईने पाकिस्तान ने दिया हुआ है। बिल्कुल। अगर सिंध में सूबे बनाने हैं तो वो आईनी तरीका इख्तियार होगा, अगर पंजाब में बनाने तो वो आईनी इख्तियार होगा, अगर बलूचिस्तान में बनाने, खैबर पख्तूनख्वा में बनाने, आईनी तरीका मौजूद है। जिसको सूबे बनाने का शौक है आईनी तरीका अडॉप्ट करे, असेंबली में लेके पहले उस सूबे की सूबाई असेंबली ने, लेकिन सिंध पाकिस्तान बनने से पहले एक पुराना एक अपनी तारीख रखता है।
और सिंध वो सूबा है जिसने, सिंध की असेंबली ने पाकिस्तान बनने की करारदाद जमा कराई थी और पाकिस्तान वो मंजूर कराई थी करारदाद। तो सूबा सिंध की एक बहुत तारीखी एक अपनी हैसियत है, जहाँ पे मेरे पता आपका अगला सवाल होगा कि आप साउथ पंजाब की बात करें। साउथ पंजाब में पहले ये रियासतें थी, ये भावलपुर स्टेट, ये सारी चीजें पुरानी मौजूद थी और उसमें भी मेरे कहने पे बिल्कुल मैं कहता हूँ पंजाब में कोई मजीद सूबा नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर वहाँ की असेंबली कहती है, सुन ले, मेरे कहने पे नहीं बनना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ वहाँ पे भी वही आईनी तरीकेकार मौजूद है। अगर पंजाब की असेंबली आईनी तरीकेकार मौजूद है, लेकिन वो तो पहले विल तो हो, हुकूमतों की सर विल तो हो। आप जिन लोगों के नाम ले रही हैं, कुछ लोग आए 20 बिजनेसमैनों को बुला लिया और तकरीर कर ली, तो मेरी बात बताइए, उनको बोले कि आप असेंबली में आए, आप लोग असेंबली में इतनी अक्सरियत लेकर आए, अक्सरियत वो फैसले करें, उसके बाद आप ये बात कर सकते हैं ना। आप अक्सरियत के बगैर ये बात कर भी नहीं सकते। बिल्कुल आप 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक तरीकाकार है 2/3 अक्सरियत से सूबाई असेंबली से पहले करारदाद पास हो, लेकिन एक तो बात ये हो रही है कि शायद ये भी इख्तियार जो है वो वफाक को देने की भी बात हो रही है, शायद वो 28वीं तरमीम में आए या 29 तरमीम में आए। चले इस मफरूज़ों पर आप बात नहीं करना चाह रहे, मगर असेंबली में तो तब करारदाद आएगी ना जब वहाँ की हुकूमत की विल होगी। तो मैं तो आपकी विल पूछना चाह रही हूँ कि उस आईनी तरीक़ार पे आपकी विल है या नहीं है। अच्छा जी, सिंध की तकसीम के बारे में हमारी विल है नो नो नो, नेवर नेवर नेवर। अच्छा ठीक है, चाहे उसके लिए सिंध की तकसीम के बारे में, सिंध की तकसीम के बारे में ये ना सिर्फ मेरी विल है, ये मेरी पूरी पार्टी की विल है, ना सिर्फ मेरी पार्टी की विल है, ये पूरी सिंध की आवाम की विल है। कोई रेफरेंडम कराया आपने सिंध की आवाम के साथ? नो, नेवर नेवर। नहीं, कोई रेफरेंडम कराया सिंध की आवाम के साथ इस पर? फिर वही आपने वही बात, रेफरेंडम कराया। मैं आपको बोल रहा हूं इसके लिए आईनी तरीका मौजूद है, रेफरेंडम नहीं लिखा हुआ। पाकिस्तान में ना आपने कहा सिंध की आवाम की विल नहीं है, तो उस पे मैंने कह दिया कि कोई रेफरेंडम कराया, लेकिन आईनी तरीकाकार है, लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा चले, अब ये चीजें जी सुन तो ले, इसका जवाब देता हूँ। अच्छी बात की ना आपने, देखिए अवाम की नुमाइंदगी कौन करता है? अवामी नुमाइंदे। अवामी नुमाइंदे, अगर मैं सिंध असेंबली की बात करूं तो सिंध असेंबली में अवामी नुमाइंदे इस वक्त पीपुल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी है। सिंध में पीपुल्स पार्टी की मेजॉरिटी में, सिंध में पीपुल्स पार्टी का हर मेंबर और काफी, सुन ले लेट मी कंप्लीट प्लीज। सिंध में पीपुल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, सिंध में पीपुल्स पार्टी का हर मेंबर और काफी ऐसे मेंबर जो पीपुल्स पार्टी में नहीं है, उन सबकी एक राय के किसी भी सूरत में सिंध की तकसीम नहीं होगी। ठीक है, तो जब एक चीज मौजूद है उसमें, फिर मैं उसी आईनी तरीके को इख्तियार करूंगा। अगर जिसको शौक है, जिसको पाकिस्तान में शौक है, आ जाए, बिस्मिल्लाह करे, असेंबली में अपने असेंबली में ले आए करारदाद, बिस्मिल्लाह। अगर सूबे की सिंध की तकसीम के लिए अगर कोई भी अगर सिंध में मजीद सूबों की बात कर रहा है, तो वो लोग उनके कुछ पार्टियां असेंबली में मौजूद है, आ जाए, कर ले आए। करारदाद किसने बना किया? बिल्कुल दुरुस्त, दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त, यही मैं आपसे चाहती थी कि आपका मौक़िफ़ पता चल जाए। अब मामला ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि चूँकि अब वैसे तो जो 23 नवंबर के जो ज़िमनी इंतखाब हुए हैं उसमें अब डिपेंडेंसी जो कि हुकूमत इत्तेहाद की पीपल्स पार्टी की तरफ थी वो ख़त्म हो गई है। यहाँ पर अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में कुछ नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम, जाहिर सी बात है, NFC अवार्ड पे पीपल्स पार्टी शायद ना माने, सूबों वाली बात पे तो आपने क्लियर कर दे दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो क्या ये चांसेस हैं मुस्तकबिल में कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये चाहते थे कि वो अगले वज़ीर आज़म हो, वो अपोजिशन लीडर बन जाए जाके? देखिए फिर वही फिर मफरूज़ों की बात है ना। मैं आपको अभी भी बता दूं, देखें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जब 2024 के इंतखाबात हुए थे, पीपुल्स पार्टी की इसी तरीके से सीसी की मीटिंग हुई। सीसी ने कहा कि जी क्योंकि मेजॉरिटी लगता है कि चले तहरीक इंसाफ के पास है, तो तहरीक इंसाफ से भी बात की जाए और PMLN से भी बात की जाए कि हम दोनों को अनकंडीशनली सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं कि वो हुकूमत बनाए। तहरीक इंसाफ की तरफ से बयान आ गया कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम पीपुल्स पार्टी और PMLN के साथ नहीं बैठेंगे, ना बैठे। हमारे पास दूसरी चॉइस क्या थी कि हम बोले हम किसी के साथ नहीं बैठते, और जो है असेंबली के नंबर्स पूरे नहीं हुए तो असेंबली टूट जाती, जो किसी के पास मेजॉरिटी नहीं होती। फिर क्या होता, आपका सिस्टम डीरेल होता। पहले 9 महीने में सेटअप चला, इलेक्शन नहीं हुए, उस तक ये 9 साल तक ना होते, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस मौके पे पीपुल्स पार्टी ने एक बहुत ही मैच्योरिटी, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी के साथ अपना मुजाहरा करते हुए ये कहा कि हम PMLN को कहा कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, आप, हम किसी गवर्नमेंट में नहीं आ रहे और आप भले गवर्नमेंट बनाए। हमारी आज भी वो सपोर्ट PMLN को है। अगर PMLN कोई तरमीम लाती है, वो उनका पूरा आईनी हक है। अगर उनके पास नंबर पूरे होंगे, पास हो जाएंगे,
वो भी उनका आईनी आगे, अगर नंबर पूरे नहीं होंगे वो पास नहीं होगा, वो भी उनका आईनी, वो भी आईन का हिस्सा है। जाहिर है हमारी कोई पीएमएलएन से लड़ाई या झगड़ा कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। वो अगर आप बोलते हैं आज उनको हमारी जरूरत नहीं तो ना पड़े। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी कोई लड़ाई भी नहीं है और आपकी कोई बिल्कुल ठीक है, आपकी कोई लड़ाई भी नहीं है, आपकी कोई दुश्मनी भी नहीं है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और अगर उनको हमारी जरूरत नहीं है तो या बिस्मिल्लाह। अच्छा, आखिरी बात, एक 2-3 चीजें। सदर को ताहयात इस्तिस्ना क्यों, किस चीज का डर है? अच्छा अभी बात सुनिए, ये तरामीम कौन लेके आया, कौन पास करता है? कैबिनेट पास करती है, बिल्कुल करती है, फेडरल कैबिनेट ने ये पास किया है। और तरामीम जहाँ तक इस्तिस्ना है, दुनिया में ऑलमोस्ट तमाम ममालिक में सुदूर को इस्तिस्ना हासिल है जब तक वो ऑफिस में काफी ऐसे, जब तक वो ऑफिस में नहीं, मैं ऐसे भी ममालिक आपको बता दूंगा जिनमें लाइफ टाइम इस्तिस्ना भी। अपनी मर्जी के पिक एंड चूज क्यों करते हैं कि कोई दुनिया में एक मुल्क है वहां पर ये होता है तो अच्छा, हमने ये कर लिया। मैं तो पूछ रही हूँ क्यों। अच्छा मेरी बात सुन, प्रेसिडेंट के ऑफिस में इस्तिस्ना मौजूद है और दुनिया में ऐसे ममालिक जिनमें लाइफ टाइम के लिए इस्तिस्ना मौजूद है। आप तीसरी बात का जवाब दो, कौन से ममालिक हैं, जरा नाम भी बता दें मुझे। कौन से ममालिक हैं जहाँ पे ये लाइफ टाइम इस्तिस्ना है? जी बहुत सारे हैं, मसलन तुर्कमेनिस्तान है, काजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, बहुत सारे ममालिक, आपको चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा जी, मैंने 3 नाम ले लिए। अब ऐसा करते हैं उन ममालिक की भी फहरिस्त गिन लें जिनमें 1 नहीं, 4 नहीं, 10-10, 20-20, 30-30 सूबे और जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो बनाते हैं। ये अपनी मीठा आपका कड़वा लेकिन आपको क्यों, मैं ये पूछना चाह रही हूँ जरदारी साहब को जरूरत क्यों पेश आई इस्तिस्ना की? उसके तरीका मौजूद है ना आइन में। सर जरूरत क्यों पेश आई? तरीका करे असेंबली में डाले, किसने मना किया आपको? मैं ये पूछ रही हूँ जरूरत क्यों पेश आई, क्या डर था किस चीज की? लाइफ टाइम कोई अच्छा कोई डर नहीं है। देखिए मैं आपको कोई डर नहीं है। 12 साल वो प्रेसिडेंट साहब हमारे मसलूम आसिफ जरदारी साहब जेल में रह चुके हैं, बिल्कुल, और बगैर किसी चीज सबूत हुए हुए। बाकी लोगों को तो सजाएं हो गई थी ना, इनको 12 साल में सजा भी कोई नहीं दे सका। और वो मतलब सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ पाकिस्तान में किसी ने जेल काटी है तो मसलूम आसिफ जरदारी साहब ने काटी है। आज भी उन्होंने अपनी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी कि हमें कोई लाइफ टाइम इस्तिस्ना चाहिए, हमें या इस तरह की चीज चाहिए। वो फेडरल कैबिनेट मंजूर करके लेके आई और वो इस्तिस्ना जो है वो प्रेसिडेंट की कुर्सी को है, वो मोहतरम आसिफ जरदारी साहब को नहीं है। ये इस्तिस्ना प्रेसिडेंट के उस जो भी शख्स कल को प्रेसिडेंट होगा, जो भी होगा उसको वो इस्तिस्ना होगा। तो ये किसी शख्स से वाहिद को नहीं दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी का कोई अमल दखल नहीं है, ये इस्तिस्ना नून लीग ने आपको दिया है। अच्छा मैं एक और सवाल पूछूं आपसे, पूछ ले। चले इस शक को हटा दें, इससे पहले 5 साल का इस्तिस्ना था, क्यों था? जब प्राइम मिनिस्टर को नहीं था तो इनको क्यों था? भाई उनको तो ऑफिस को था ना, इसलिए कि वो गैर सियासी एक आईनी ओहदा होता है। आईनी अभी भी ऑफिस को है तो भाई, अभी भी ऑफिस को है। लाइफ टाइम पहले नहीं था, लाइफ टाइम आसिफ जरदारी साहब को नहीं है। अच्छा, ये उस ऑफिस को है। अच्छा मैं कल को इस ऑफिस में जो भी होगा, सुन ले प्लीज नादिया साहब सुन ले। जी 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 जी। कल को इस ऑफिस में जो भी होगा, कल को हो सकता है कोई पीएमएलएन का लीडर हो सकता है पीटीआई का कोई लीडर हो सकता है आप हो, जो भी इस ऑफिस में बैठेगा उस शख्स को नहीं है, उस ऑफिस को ये इस्तिस्ना है। जिस तरह पहले 5 साल था उसका उन्होंने टेन्योर बढ़ा दिया है। ठीक है, अब जाते आखिरी बात करते हैं। अगर पहले सुने, पहले आपको पता है एक चीज बताऊं तो ये एक सही नहीं होता था। ये हर कैबिनेट मेंबर को भी आइन कहता है कि इस्तिस्ना है, हर कैबिनेट मेंबर को भी आइन कहता है इस्तिस्ना है, लेकिन उसको हमने कभी प्रैक्टिस होने नहीं दिए गए। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इफ्तिखार चौधरी जैसे जजों ने यहाँ पर यूसुफ गिलानी जैसे प्राइम मिनिस्टरों को घर भेज दिया खत ना लिखने पे। बिल्कुल। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये इसके मिसयूज ऑफ पावर रहे, लेकिन ये इससे पहले भी अगर 5 साल का इस्तिस्ना हर सदर को था तो वो भी क्यों था? अगर नहीं होना चाहिए तो वो भी नहीं होना चाहिए। और अगर उसका टेन्योर बढ़ाया गया तो ये किसी एक शख्स के लिए नहीं बनाया गया है, उस पोस्ट के लिए बढ़ाया गया है। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में कौन आदमी कौन से इस तरह की रहनुमा होंगे जो सदर बनेंगे। बिल्कुल ठीक है, लास्ट कमेंट दे दीजिए। पीटीआई की क़यादत है, इमरान खान साहब की बहनें हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, एक मुल्क की बड़ी जमात के सरबराह हैं, उनका कोई राबता नहीं है, उनसे किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं है। सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं जाके धरना देते हैं, सारे कानूनी आईनी रास्ते अख्तियार कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? मुलाकात होनी चाहिए और नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? देखिए मैं समझता हूँ मुलाकात बिल्कुल होनी चाहिए, मुलाकात तो किसी को नहीं रोकना चाहिए,
और हुकूमत को चाहिए कि इस तरह का माहौल पैदा करे कि चीज़ें अच्छे माहौल में चले और मुलाकात किसी भी कैदी से जो जेल मैनुअल कहता है उसके तहत मुलाकात नजर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम अहमद साहब आपके टाइम का। गुफ्तगू कर रहे थे जो ये तरमीम की जो बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है उस पर पीपल्स पार्टी के मुमकिन तौर पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और डेफिनेटली वो तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम पर इसको अपोज़ किया था। लेकिन शर्जील इनाम अहमद साहब का कहना यह है कि जब आएगी सामने तो फिर देखेंगे, और जो तरीक़ेकार CC का इजलास एंड एवरीथिंग 27वीं आईनी तरमीम के मौके पर अपनाया गया था वही अभी भी अपनाया जाएगा। बट एज़ फार एज द अदर प्रोविंसेस आर कंसर्न के मज़ीद सूबे बनने चाहिए तो नो नो एंड नो, यानी मरसू मरसू सिंध ना डेस्तू। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्क जो है माशी तौर पे उड़ान भर चुका है, अब परवाज़ होगी, ऊंची ऊंची होगी। लेकिन अगले ही दिन हुकूमत के अंदर से आवाज़ें आने लगीं कि मुल्क की माशी सूरत हाल दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। मामला क्या है, ब्रेक से वापस आते हैं तो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं हफीज़ पाशा साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जिना से प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़े अरसे बाद जब नवाज शरीफ साहब ने ज़बान खोली और ख़ामोशी तोड़ी, 2017 में कहाँ जा रहा था, उसके बाद वो कहाँ चला गया, इस पे तो बात करेंगे। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है तो अंदर से ही आवाज़ें आने लगी कि जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, और ये जब चीज़ें सामने आई तो वो बड़ी अलार्मिंग थी लोगों के लिए। पाकिस्तान के माशी हालात का आवाज़ जो हुकूमत के ज़बानी कोऑर्डिनेटर जो SIFC के कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहब, उन्होंने कहा कि इस वक्त माशी तरक्की का कोई मंसूबा नज़र नहीं आ रहा। हमने अपने मालियाती हालत का सत्यानाश कर दिया है। एक्सचेंज रेट को मसनूई तौर पर काबू रखना दुरुस्त नहीं है। जब तक हमारा अपना तबका सरमायाकारी नहीं करेगा तब तक गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आएगी। कॉरपोरेट शोबे पर टैक्सों का बोझ नुमाया हद तक कम किया जाए, शरह सूद में कमी लाई जाए, ये एक हकीकत पसंदाना पॉलिसी अपनाई जाए। उसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान साहब वो कहते हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा माशी तरक्याती मॉडल 25 करोड़ से ज़ायद आबादी के तकाजे पूरे करने के काबिल ही नहीं रहा है, जबकि मुस्तकिल बुनियादों पर मुस्तहकम पॉलिसीज़ का जारी रखना भी नामुमकिन है और ना ही मईशत के लिए फ़ायदेमंद है। मुल्क एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ा है जहाँ फौरी तौर पर कलील मुद्दती इस्तेहकाम से हट कर देर पा जामे माशी नमू की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद वज़ीर आज़म के अपने मुशीर और सरबराह निजकारी कमीशन मोहम्मद अली, पाकिस्तान में सरमाकारी के मौक़ों की कमी नहीं है, असल मसला गवर्नेंस का है जिसमें खामियों की वजह से सरमाकारों के एतमाद में कमी आ रही है। और उसके बाद एक FPCCI की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें जो अंजुम निसार साहब हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI, वो क्या कहते हैं, और SM तनवीर साहब जो कि पैट्रन चीफ हैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के, वो क्या कह रहे थे। ये सूरत हाल है। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इकोनॉमिस्ट सीनियर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। डॉक्टर साहब, एक तरह जब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्क उड़ान भर रहा है, फिर अंदर से हुकूमत की आवाज़ें आती हैं कि पाकिस्तान की तो ये सूरत हाल है। हमें ये बताया जाता है कि मसला असल में गवर्नेंस का है। तो जब ये बातें हुकूमत के अंदर से आएँ तो क्या ये मिसट्रस्ट है, अदम एतमाद है, इसको हम देखें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर, या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं उस पे यकीनन परेशानी की वजह मैं समझता हूँ मुनासिब है, और इसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि माशाल्लाह हमारी हुकूमत ने पिछले साल स्टेबिलिटी कुछ हद तक ले आए। अफरात ज़र की रफ्तार बहुत कम हुई और दूसरी तरफ तिजारती खसारा को एक सरप्लस में बना लिया। माशाल्लाह ये दो अचीवमेंट्स तो ज़रूर हैं, मगर साथ साथ इनको हासिल करने के लिए आपने जिसे कहते हैं ना माशी तरक्की की रफ्तार को घोट दिया, बिल्कुल मौदर कर दिया। और उसके नतीजे में आप देखें कि पिछले 5-6 साल में हुआ ये है कि हमारा शरह नमू 2.5 से 3% की रेंज में रहता रहा है, और पिछले साल तकरीबन 2.5 से 3% भी रहा। तो लिहाजा इसके नतीजे में हो ये रहा है कि बेरोज़गारी का पैमाना बहुत बढ़ गया है। हमारा जो सेंसस आया था 2023 का, उसमें बेरोज़गारी का पैमाना 22% बताया गया है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि गुर्बत का लेवल भी बहुत बढ़ गया है। तकरीबन मैं क्या बताऊं आपको, 11 से 12 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत के लकीर के नीचे
आ चुके हैं। तो इसलिए अब हमें रफ्तार तेज़ करना है, आगे बढ़ना है और इस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है और पॉलिसीज़ बनाने हैं और इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस के रिफॉर्म्स को बेहतर करना है ताकि हम फिर से आगे बढ़ सकें और जल्द से जल्द 4-5-6% की शरह नमू तक हासिल करने में कामयाब हो जाए। सर बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये होगा कैसे? IMF की जो एक रिपोर्ट आती है, जो हुकूमत ने अपनी ख्वाहिश पे उनसे कहा कि जी हमें बना है हमारे लिए, क्योंकि हमें इस्लाहात करनी है, और फिर खुद ही उसको छुपाया भी। और सुनने में ये आया कि जब IMF ने कहा कि जी हम आपको नेक्स्ट ट्रांच जो है वो दिसंबर की नहीं जारी करेंगे, तो फिर लामवाला उनको शाया करनी पड़ी। उन्होंने तो पूरी करप्शन का जिक्र किया। उन्होंने कहा अगर ये करप्शन जो नैब की है 5300 अरब की, कि वो ये सूरत हाल है, और अगर ये ना हो, ये एलीट कैप्चर का उन्होंने नाम दिया, तो फिर पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो 6% तक भी जा सकती है। तो ये जो लीकेज है, ये जो करप्शन है, ये कैसे ख़त्म होगी सर? कोई इंटरेस्टेड है? ये करप्शन मसला है इस मुल्क का? यकीनन मसला है। अब IMF के कहने से पहले आप ये देखिए कि हमारे यहाँ बहुत सालों से एक इंटरनेशनल इंडेक्स है करप्शन का, जिसे करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स कहते हैं। एक बड़ा वाज़ेह तौर पर एक इदारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मुल्कों की रैंकिंग पेश करता है। 180 ममालिक में पाकिस्तान की रैंकिंग, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ऑलरेडी 135 तक गिर चुकी है। हैरत अंगेज लेवल पे हम आ चुके हैं। जो बेस्ट स्कोर 100 में से पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 27 है। तो ये तो पहले ही सबको अंदाज़ा था, और ये भी एक वजह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक नहीं आ रहा है, इसलिए कि वो जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको कॉस्ट ऑफ बिजनेस वगैरह, ख़ास तौर पे करप्शन के ट्रांजैक्शंस वगैरह बिल्कुल नामुनासिब लगते हैं, और वो इसी तरह से परेशान हो जाते हैं। और बहुत से कंपनियां तो पाकिस्तान छोड़ के जाना शुरू कर दिया था 2022 के बाद से, और अब तो पोजीशन ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेट बहुत कम आ रहा है। सर लेकिन वजह क्या बनी? आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके खात्मे की वजह एक तो बैड गवर्नेंस भी बताई, और हुकूमत ये भी हमें बताया गया कि जी मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। ऑल्दो कि उनके जाने के फौरी बाद जब इकनॉमिक सर्वे आया तो अराउंड 6% के करीब उन्होंने बताया कि जी हमारा ग्रोथ रेट है, बट फिर भी दिवालिया था, हुकूमत ने रोक लिया। लेकिन क्या वजह हुई कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इसी तरह से जो बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, प्लस ये जो पॉवर्टी लाइन, उसके पॉवर्टी इस मुल्क में बड़ी, ब्रेन ड्रेन इस मुल्क का सूरत हाल, इन्वेस्टर इस मुल्क से भाग गया, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो मुल्क से चली गई। अगर हमने दिवालिया होने से मुल्क को बचा लिया तो फिर इन चीज़ों को हम कवर क्यों नहीं कर सके? जी यही बात है कि जो तरीक़ा इख्तियार किया गया वो जिसे कहते ना कि इकॉनमी को घोंट देना, यानी कि सफोकेट कर देना। एक लिहाज से आपने इम्पोर्ट्स दरामदात को काफ़ी हद तक रोका, आपने शरह सूद को एक वक्त 22% तक लेके चले गए, और साथ साथ आपने टैक्सेस बहुत बढ़ाए और सुपर टैक्स का निज़ाम ले आए वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके नतीजे में यकीनन आपके तिजारती खसारा में नुमाया तौर पर कमी आई, मगर उसको भी हासिल करने के लिए रेमिटेंसेस को हुंडी से डाइवर्ट करके स्टेट बैंक ने अपनी तरफ ले आए, और उसके नतीजे में $8 अरब का इजाफा हुआ है, जबकि टोटल इनफ्लो में कोई इजाफा नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और अफसोस इस बात का है कि इस साल ये बड़ी अफसोस की बात है कि सैलाब के असरात तो वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू हो गए हैं। अफरात ज़र में इजाफा, हमारे बरामदात में कमी, चावल की एक्सपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कमी। तो ये साल भी मुझे लगता है कि वही तरह का होगा जिस तरह पिछले 5-6 साल ऑन द एवरेज रहे हैं। सर लेकिन जो आपने कहा कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। हम ये देखते हैं कि डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बड़ी अचीवमेंट्स है पाकिस्तान की, ममालिक के साथ, दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात, सऊदी अरब के साथ हमने डिफेंस पैक्ट किया, और भी अमेरिका के साथ भी, फिर हमारा जो चाइना के साथ तो डेफिनेटली ऑलरेडी था,
बहुत सारे ममालिक, वज़ीर आज़म साहब तो हमारे घर ही नहीं बैठते और हमें बताया जाता है कि हम बहुत डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें तो बड़े आगे हम जा रहे हैं, लेकिन हम इन्वेस्टर को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे, इंक्लूडिंग सऊदी अरब, कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें? देखिए, बात ये है कि आपकी बात को साबित करने के लिए माशाल्लाह बेशुमार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी दस्तखत हो चुके हैं, मगर उनमें फॉलो अप नहीं है इन्वेस्टमेंट के तौर पर। और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान की एक तो हुआ ये कि 2023 में पाकिस्तान ने अपने दिवालिये से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनकी प्रॉफिट जो वो हेड ऑफिसर्स को भेजते हैं दुनिया भर में, उसको कंप्लीटली रोक दिया। तो जब आपने प्रॉफिट रिपैट्रिएशन को रोकना शुरू कर दिया था, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, तो इसकी वजह से भी हमारे बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज घबरा गए। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हम रखें तो हमें प्रॉफिट रिपैट्रिएशन नहीं हो पाएगी, तो इसलिए वो चले गए हैं। इस तरह के रिस्क फैक्टर्स आ गए हैं, और साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं। पाकिस्तान एक वॉर लाइक रीजन में है, दूसरा आपके टेररिज्म के इंसिडेंट्स भी होते रहे हैं। तो इस तरह बहुत से रिस्क फैक्टर्स नए और पुराने मिलके आ गए हैं, और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि कुछ वक्त लगेगा आपको इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बढ़ाने का। मुल्क के अंदर भी आपको हैरत होगी कि सनती शोबे में जो इन्वेस्टमेंट पिछले साल हुआ वो 25 साल पहले से कम है। तो ये हाल है पाकिस्तान में अपने इन्वेस्टर्स का, तो बाहर के इन्वेस्टर्स कहाँ से आएंगे? सर, ये जो जिन रिस्क फैक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है? कि कुछ हद तक तो यकीनन है, इसलिए कि एक जैसे कहते हैं ना कि कंसेंसस पार्लियामेंट्री प्रोसेस ठीक से चले और रुझान हो आम शहरी को फ़ायदा पहुंचाने का, वो रुझान हमें नज़र नहीं आता। अमेंडमेंट्स जो आते हैं उनका रुझान लोगों के ज़िंदगियों को बेहतर करने पे ज़्यादा होना चाहिए, वैसा अभी तक नज़र नहीं आया है। बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन, ये जो बात हमेशा से की जाती है कि पीटीआई ने मुल्क का बट्टा बिठा दिया था, मुल्क दिवालिया होने के करीब था, वो कौन सी गलत पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से हमारी पाकिस्तान की जो मईशत है वो ऐसे गिरी कि फिर संभली नहीं? देखिए, ये ज़रा ज़्यादती है इस लिहाज से कि 2021-22 जो था उसमें पाकिस्तान के रिजर्व्स आगाज़ में अच्छे थे, $17 अरब तक पहुंच चुके थे। और दूसरा, उस साल हुआ ये है कि कुछ हद तक आपके जो कोविड-19 के बुरे असरात थे उनके हटने के बाद तरक्की की रफ्तार में कुछ इजाफा हुआ, और उस साल वाकई 6% के करीब शरह नमू था, मगर इट वॉज ओनली अ रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। तो यकीनन हम भी उम्मीद करते थे उस वक्त कि वो हुकूमत जो है वो भी ऐसे इक़दामात ले जिससे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों, मगर कुछ हद तक जिसे कहते हैं ना कि एलीट कैप्चर उस ज़माने में भी था। हमारे यहाँ तो एलीट कैप्चर पाकिस्तान के बनने के बाद से ही चला आ रहा है, ख़ास तौर पे जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं। तो इस लिहाज से तब्दीली की अब बहुत ज़रूरी हो गई है। बस हम सब की दुआ है कि हमारा प्यारा मुल्क रिकवर करे, आगे बढ़े, और इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करना शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब आपके टाइम का। गुफ्तगू कर रहे थे और बात वही एलीट कैप्चर की आ जाती है जिसके IMF ने अपनी रिपोर्ट में भी उसका जिक्र किया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात की है कि अमेंडमेंट्स हो रही होती हैं, 26 हो रही है, 27 हो रही है, 28 की बातें हो रही हैं, लेकिन उसमें आवाम कहाँ है, उसमें गवर्नेंस कहाँ है, उसमें इकॉनमी कहाँ है, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद आवाम के साथ मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्शन, ब्रेन ड्रेन होना, मुल्क से लोगों का चले जाना, मुल्क में बेरोज़गारी का इजाफा, और सबसे बड़ी बात कि हुकूमत के अंदर से ये आवाज़ें आना, तो यकीनन और फिर गवर्नेंस की बातें करना। तो ये अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब पर अदम एतमाद नहीं है तो फिर क्या है। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।